तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आपको तो पता ही होगा कि कल आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, तो उसी एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आपका जो हिंदी ऐच्छिक विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर यकीन मानिए बच्चों, जो कल आपका पेपर होने वाला है ना 20 फरवरी 2023 का, इसका जो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करें उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कल के आपके पेपर के अंदर डिट्टो रिपीट होकर के आ जाए। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की और भी सब्जेक्ट की, चाहे इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हम आपके लिए लेकर के आते रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। और मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, इससे पहले हमने आपका ऑलरेडी कई हिंदी के सैंपल पेपर आपको करवा रखे हैं। अगर आपने उन हिंदी के सैंपल पेपर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर जाकर के देखिएगा। चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जो आपका मतलब सैंपल पेपर का प्लेलिस्ट रहेगा बेसिकली, उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये चीज भी खास है कि ये हमारा सैंपल पेपर हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे। इसका पार्ट 1 वाला वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर के देखिए। ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग सेक्शन बी, हमारा जो है खंड ब जो है, उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं। और हिंदी का जो आपका कल पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंकों की अगर मैं बात करूं तो वो 80 नंबर आपका रहने वाला है, यानी 80 नंबर का आपका पेपर होगा। बात करूं अगर आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा, एक यहाँ पर आपका कोड नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका करके बोर्ड का पेपर आएगा। नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ लिखे हुए देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। सामान्य निर्देश के अंदर वही बता रखा है कि 2 सेक्शंस के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर बटा हुआ होगा। टोटल आपसे 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए जो रहेगा उसके अंदर आपसे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हमने पार्ट 1 वाला वीडियो जो हमने बनाया था उसके अंदर ऑलरेडी कवर कर दिया। इस सैंपल पेपर का हमारा जो है पार्ट 1 वाला वीडियो बन चुका है। नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर के देखिएगा उसको। ठीक है, ये पार्ट 2 वाला जो हमारा ये वीडियो है ना, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग खंड ब यानी सेक्शन बी जो है उसको कवर अप करेंगे। इसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक मतलब इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू वाले वैसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधा क्वेश्चन पूछ देगा और उसका आंसर आपको लिखना होगा। आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस भी आपको दिए हुए हैं, अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन आपको करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश दिया गया है उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और उसके बाद अपने आंसर्स को लिखना है। दोनों खंडों के जो आपको उत्तर लिखने हैं वो देना अनिवार्य है, यानी दोनों खंडों के जो प्रश्न है उनका आंसर आपको लिखना अनिवार्य है। यथासंभव आपको कोशिश करना है कि सीरियल वाइज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दिया तो 2 का दीजिए, 3 का दीजिए, 4 का दीजिए, इस तरह से आंसर लिखने का प्रयास करना है अगर आपसे हो पाता है तो। ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका कल पेपर होने वाला है उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारा सेक्शन बच गया है देखते हैं कि उस सेक्शन के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड ब के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन बी भी बोलते हैं। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का यानी खंड ब का, और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखना है। यानी कि 3 आपको टॉपिक दे देगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, और उस 3 में से आपको जो भी बेस्ट आता होगा ना उस पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना है। रचनात्मक लेख भैया कुछ नहीं होता है,
एक आप काइंड ऑफ समझ सकते हैं कि निबंध टाइप का होता है, ठीक है। यानी आपको टाइटल दे दिया, उस टाइटल उस टॉपिक के ऊपर जो भी चीजें आपको आपके मन में आ रही है आप लिख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा, मात्राओं की गलती यहाँ पर मत कीजिएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह से विषय या कह लीजिए टॉपिक दे दिया है। पहला है गर्मी की पहली बारिश, ठीक है। दूसरा है प्रातः काल योग करते लोग। तीसरा है खेल में मेरी रुचि। इन तीनों में से किसी एक पर आपको लिख करके दिखाना है। तो मैंने जो पहला वाला है आपका गर्मी की पहली बारिश, इसके ऊपर लिख करके दिखा रखा है। कैसा है ये देखिए, इस तरह से आपको लिखना है कि गर्मी की पहली बारिश। बारिश प्रकृति के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है जो किसी भी व्यक्ति को हर्षित तथा आनंदित कर सकता है। देखिए बारिश जो होता है ना, ये प्रकृति की एक ऐसी देन है ना जो हर कोई, मैं समझता हूँ, उसको पसंद करता है बारिश को। मैं भी बहुत बारिश को, मेरे को मतलब बहुत मजा आता है बारिश के अंदर। आपको भी आई एम श्योर आता होगा कि जब बारिश होती है ना तो यार एक अलग ही मजा आता है कि गर्मा गर्म चाय पकौड़े, ठीक है, साथ ही साथ बारिश में वो नहाना, वो मौज मस्ती, बहुत मजा आता है। बचपन में जो हम लोग करा करते थे, तो बारिश जो होता है ना वो बहुत ज्यादा आनंदमय होता है। गर्मी की पहली बारिश एक अम्लीय वर्षा होती है जो कुछ हद तक हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम गर्मी के सीजन में पहली बारिश पर हम अपने घर के बाहर बारिश में भीगते हैं और खुश होकर मुस्कुराते हुए आनंद लेते हैं। गर्मी के कड़े दिनों में जो है सो कि बारिश में प्राकृतिक ठंडा स्नान करने पर बहुत आनंद मिलता है। देखिए गर्मी में क्या होता है कि जब बारिश होता है, पहला बारिश जो होता है उसको एसिड रेन बोला जाता है, अम्लीय वर्षा बोला जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी धूल मिट्टी ये सब होता है ना, तो वो भी उस बारिश के साथ आता है, जमीन के ऊपर गिरता है, ठीक है, बारिश की बूंदों के साथ। तो ऐसा कहा जाता है कि उस बारिश में नहीं नहाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं लोग, नहाने लग जाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। उसमें जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है बारिश के अंदर, उससे बहुत ज्यादा लोग जो है वहां पर प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा है मैंने आपके लिए। और क्या आप लिख सकते हैं कि जब हम बारिश में भीग रहे होते हैं तब हमारी माताएं मतलब हमारे ऊपर या कह लीजिए हम सब पे चिल्लाती हैं, लेकिन हम सिर्फ आनंद लेना पसंद करते हैं। बारिश होने के कारण स्कूल बंद होने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं। जब बारिश होती है ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि यार बारिश हो रही है, कल तो छुट्टी है भाई, तेरे भाई बारिश हो रही है आज, तो कल तो छुट्टी, कल स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि रात को बहुत तेज बारिश होने वाली है। और अगले सुबह उठो भाई बारिश बंद। अरे यार बारिश तो रात को बहुत तेज हो रही थी और बारिश बंद हो गई। फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है, चेहरा उतर जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमारी मम्मी या जो है वो बहुत चिल्लाती है कि बेटा बाहर बारिश में मत नहाओ, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर भी नहाते हैं। कई लोग बारिश के बहाने कई चटपटे नाश्ते का लुत्फ उठाते हैं। बारिश का सिर्फ एक दिन ही लोगों के चेहरे पर अधिक खुशी की लहर ला देता है, वहीं यह प्यासी धरती के प्यास को भी कम करता है। मान्यता अनुसार यह भगवान का आशीर्वाद होता है। इस प्रकार गर्मी की पहली बारिश खुशी का मौसम बना देता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब बारिश होती है तो बहुत खुशियों भरा एक लहर लेकर आता है, जिसमें क्या होता है, कई लोग चटपटे नाश्ते खाते हैं, बोलते हैं मम्मी बारिश हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़ी बनाओ ना, चाय बनाओ ना, ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। और ऐसा मान्यता है कि ये जो बारिश होता है ना भैया, ये भगवान का एक आशीर्वाद है, ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप एक रचनात्मक लेख लिखेंगे। रचनात्मक लेख लिखने में हमेशा ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी अपनी दिखाइएगा। जितना अच्छा से अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा से अच्छा लिखने का प्रयास कीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आठवां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको लिखना है और 8वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक करके। पहला क्वेश्चन है कि फीचर से क्या अभिप्राय है। इसी में एक क्वेश्चन और जोड़ दिया कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं और इनकी आपको विशेषता बतानी है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन मर्ज करके पूछ लेगा। पहला यहाँ पर पूछ लिया कि फीचर से अभिप्राय क्या है, मतलब फीचर का मतलब क्या होता है। फिर पूछ लिया फीचर कितने प्रकार का होता है और फिर लास्ट में पूछा कि इसकी जो है विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पेपर में आ चुका है बच्चों। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। देखिए फीचर क्या होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। फीचर आपका क्या होता है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली है जिसका काम होता है जो पाठक है, पाठक मतलब पढ़ने वाला, उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको एजुकेट करना और मुख्य रूप से मेनली फीचर का काम होता है मनोरंजन करना। क्या करना बच्चों, मनोरंजन करना। तो ये हो गया हमारा फीचर का डेफिनेशन। अब फीचर कितने प्रकार के होते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। फीचर जो है कई प्रकार के होते हैं जिनमें से मुख्य है हमारा समाचार बैकग्राउंड फीचर,
खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्तित्व फीचर, यात्रा फीचर, विशेष कार्य फीचर। ये कुछ मेन टाइप्स बता रखा है आपका फीचर के प्रकारों के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा ना फीचर की विशेषताओं को भी देख लेते हैं। देखिए फीचर की क्या विशेषता होती है। फीचर की शैली कथात्मक शैली की तरह होती है। इसका आकार रिपोर्ट से बड़ा होता है। एक अच्छे एवं रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन या ग्राफिक्स का होना अनिवार्य है। एक न्यूज आप जब पढ़ते होंगे तो वहां पर फोटो नहीं भी आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये न्यूज कहाँ का है। जैसे टर्की में भूकंप आया तो टर्की का न्यूज आ जाएगा कि हाँ टर्की में भूकंप आया, लाखों लोग हुए बेघर, इस तरह से चीजें लिखी हुई आ जाएगी। तो हम लोग मतलब उसके अंदर समझ जाएंगे न्यूज के अंदर कि हाँ भाई ये टर्की की बात कर रहा है। लेकिन जो फीचर होता है उसके अंदर बिना फोटो के काम चलेगा ही नहीं भैया। जैसे आप देखते हैं ना जो चाय बनती है उसमें चीनी चाय पत्ती डलता है, ठीक है। अब मान लीजिए चाय बना रहे हैं, दूध लाया आपने, चीनी लाया, उसके अंदर चाय पत्ती डाला ही नहीं तो वो चाय बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। तो उसी प्रकार से जो फीचर होता है ना उसके अंदर एक अच्छा फोटो होना अनिवार्य होता है, ग्राफिक्स का होना अनिवार्य होता है, फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है और फीचर बोझिल नहीं होते हैं। यानी कि फीचर ऐसा नहीं होना चाहिए बंदा फीचर पढ़ रहा है उसको लगे यार मैं क्या पढ़ने लग गया भाई, इतनी मोटी किताब दे दी मेरे को, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको। ये हमारे क्या होता है फीचर की विशेषताएं होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या पूछ रहा है प्रश्न कि पत्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने 85 बार आपको करवा रखा है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखिए पत्रकार बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका पूर्णकालिक पत्रकार, यानी कि किसी समाचार संगठन के नियमित वेतन भोगी होता है। मान लीजिए कि एक पत्रकार है जो कि एनबीटी में काम कर रहा है। किस में काम कर रहा है? नवभारत टाइम्स के अंदर काम कर रहा है। अब नवभारत टाइम्स वाले इसको जो है 50,000 रुपए जो है 50K रुपीज सैलरी दे रहे हैं कि भैया तेरे को 50,000 रुपए दे रहा हूं, तू परमानेंटली 30 के 30 दिन यानी पूरे महीने भर मेरे यहाँ पे काम करेगा और तू कहीं और नहीं जा सकता है। तो ये क्या होगा? ये होगा भैया पूर्णकालिक पत्रकार। एक होता है आपका अंशकालिक पत्रकार। ये एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला बंदा होता है। मान लीजिए कि 6 महीने 1 साल के लिए किसी पर कहीं पर लग जाएगा कि हाँ भाई आपके यहाँ पर मैं 6 महीने 1 साल तक काम करूंगा, उसका जो पैसा वैसा होगा मेरे को दे देना और मैं अपने दूसरे रास्ते निकल जाऊंगा अगले काम को ढूंढने के लिए। तो ये होता है अंशकालिक पत्रकार। तीसरा होता है हमारा फ्रीलांसर। जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है? ये बिल्कुल फ्री होता है एकदम, कि इसके ऊपर कोई भी मतलब एक बर्डन नहीं होता कि तू मेरे लिए काम करेगा, तू मेरे लिए काम करेगा। ये फ्री है, स्वतंत्र पत्रकार होता है जो कि भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है। मान लीजिए एक अखबार वाला है जो इसको 20,000 दे रहा है, दूसरा अखबार वाला इसको 50,000 ऑफर कर दिया, तो क्या बोलेगा? अरे भैया तुमको 20,000 दे रहे हो, अगला तो हमको 50,000 दे रहा है, मैं जा रहा हूँ। जैसे होता है ना हम लोग बाजार में सामान खरीदने जाते हैं, एक दुकानदार हमें 20 रुपए किलो आलू दे रहा होता है, अगला दुकानदार हमें 15 रुपए किलो आलू दे रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? अरे अगला तो वहां पर 15 रुपए किलो दे रहा है, तुम 20 कैसे बेच रहे हो? तो वही चीज यहाँ उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहीं पर ये पत्रकार जाता है, जिसको फ्रीलांसर बोलते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है ये, जहां पर भी इसको काम करना होता है। तो इस तरह से पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कह सकते हैं वो क्वेश्चन समझ लीजिए, कई बारी पेपर के अंदर ये प्रश्न आ चुका है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह लीजिए उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके आपको क्या करना है? ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि बीट किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा आप समझिए कि बीट किसे कहते हैं। मैं आपको ना प्रैक्टिकली एक तरह से दिखा करके समझाने का प्रयास समझिए यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों बीट क्या होता है। देखिए ये ए और बी मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये एक बंदा मान लीजिए जिसका नाम ए है और एक बंदा मान लीजिए जिसका नाम बी है, ठीक है। ये ए वाला जो बंदा है इसको खेलों के अंदर जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा रुचि है। और ये जो बी वाला बंदा है इसको विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी कह लीजिए, साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा रुचि है, ठीक है। तो इनको इंटरेस्ट भी है और जाहिर सी बात है इनका इंटरेस्ट है तो इनको नॉलेज भी होगा इन चीजों के बारे में। तो इनको क्या करेंगे? इनको इन्हीं सेक्टर के अंदर रख देंगे। जैसे ए वाले बंदे को बोलेंगे कि भाई तू कुछ भी काम करेगा, खेल के ऊपर पूरा सेक्शन तेरा, जो भी छापना है खेल के ऊपर, क्या
क्या छापना है क्या नहीं छापना है वो जिम्मेदारी तेरी हो गई। बी वाले बंदे को क्या बोलेंगे कि तेरा इंटरेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है तो क्या छापना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, क्या नहीं छापना है, जैसे कौन सा रॉकेट लॉन्च हो रहा है, कौन सा नहीं लॉन्च हो रहा है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सारा चीज देखना और छापना तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ पर मीडिया के अंदर काम का जो इस प्रकार से विभाजन होता है उसी को बीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो किताबी लैंग्वेज में दे रखा है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बीट किसे कहते हैं। तो देखिए खबरें कई तरह की होती है, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, आपराधिक, खेल, फिल्म, कृषि आदि। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। और यहाँ पर आपका जो 9वां क्वेश्चन रहेगा वो 6 नंबर के लिए रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, बिल्कुल अच्छे से लिख देते हैं, तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ना मतलब एक वीडियो अभी लाऊंगा जिसके अंदर बताऊंगा कि आप अपना हिंदी का जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसको बेटर से बेटर तरीके से कैसे देख सकते हैं। उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में ना बहुत सारे ऐसे रामबाण औषधि कह लीजिए, ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और वो एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके ही मैं आपको दे पाऊंगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिएगा। देखिए पहले में यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। मैंने आपको 85 बार बता रखा है, अखबारों के अंदर जो समाचार होता है वो उल्टा पिरामिड शैली के अंदर लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली मतलब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज को सबसे पहले पेज पे रखा जाता है, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम इंपॉर्टेंट, और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका वो न्यूज खत्म नहीं हो जाता, एंड नहीं हो जाता। यही हमारा होता है अखबारों में समाचार लिखने का शैली। शैली क्या होता है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर शैली क्या होता है। शैली का मतलब होता है स्टाइल। जैसे हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है ना, जैसे आप लोग बोलते हैं अरे ये हीरो का स्टाइल तो बहुत अच्छा है, तो उसी प्रकार से अखबारों को लिखने का भी एक स्टाइल होता है जिसको बोला जाता है उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। वही चीज आपका जो किताबी लैंग्वेज में यहाँ पर दे रखा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इस समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, तथ्य मतलब फैक्ट होता है, ठीक है, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, जानकारी, वही इंफॉर्मेशन हो गया आपका, वो सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता, यानी ये सिलसिला तब तक जारी रखते हैं ना न्यूज़पेपर वाले, जब तक कि आपका जो न्यूज है वो खत्म नहीं। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से टीवी माध्यम की खूबियां व कमियां जो है ना उसका वर्णन आपको करना है। देखिए टीवी जो होता है, आपने सबने टीवी देखा होगा, मैंने भी टीवी बहुत देखा है बचपन में, तो उसकी खूबियां क्या है यानी अच्छाइयां क्या है, और कमियां यानी कि खामियां क्या है वो आपको बताना है। अब एक टीवी ले लीजिए, इसकी अच्छाई क्या हो सकती है कि पूरी दुनिया की खबर हम लोग क्या देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले 26 जनवरी निकला है ना, 26 जनवरी, ये 26 जनवरी 2023 निकला है, इसके अंदर हमने रिपब्लिक डे का जो हमारा परेड होता है सॉरी, वो देखा था। तो हमने लाइव देखा था ना, मोदी जी आए थे, उन्होंने झंडा फहराया और इस तरह की चीजें हमने एकदम लाइव देखी। तो यहाँ पर टीवी का क्या फायदा होता है कि घर बैठे बैठे आप चीजों को यहाँ पर लाइव देख सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी तो ये है टीवी की। और क्या खूबी है भाई इसकी कि इसमें देखने व सुनने का आनंद एक साथ लिया जा सकता है, यानी कि आप चीजों को देख भी सकते हैं, विजुअल्स भी दिखते हैं वहां पर, और साथ साथ सुन भी सकते हैं। जैसे कोई गाना सुन रहे हैं आप, तो वहां पर आपको दिख भी रहा है उस गाने के पात्र जो भी डांस कर रहे हैं उसके अंदर, और उसकी जो ध्वनि है वो भी आपके कानों तक आ रही है। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। अगला, इसके माध्यम से साक्षर व निरक्षर दोनों तरह के लोग कार्यक्रम देख व सुन सकते हैं। यानी कि जो टीवी होता है ना, उसके माध्यम से कोई बंदा पढ़ा लिखा है और कोई बंदा अनपढ़ है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो दोनों प्रकार के लोग क्या करते हैं यहाँ पर टीवी का आनंद उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़े लिखे लोग ही टीवी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये बिगेस्ट हाईलाइट में से एक है टीवी के, जिस कारण से टीवी इतना ज्यादा मशहूर है। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। अब देखिए कोई भी चीज की अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। जैसे बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करना चाहिए, हमें एक दिन में 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी पी जाना चाहिए। और अगर बंदा पूरे दिन पानी पीता रहेगा तो उसका शरीर तो खराब हो जाएगा ना, पानी भर जाएगा पूरे शरीर में। ठीक है, केवल आपको समझाने के परिदृश्य से बता रहा हूं। तो यहाँ पर अच्छाई तो हमने देख ली, लेकिन कुछ खराबियां भी है इसकी। क्या खराबी है भाई कि टीवी कार्यक्रमों में दर्शकों को बांधे रखना बहुत कठिन होता है। कोई भी टीवी का कार्यक्रम प्रोग्राम चल रहा होता है, जैसे कि सीरियल
सीरियल आप लोग देखते होंगे, धूम ताना आता है ना, तो उस तरह से चीजों को यानी जो ऑडियंस रहती है उसको बांध करके रखना बहुत मुश्किल होता है। टीवी माध्यम में लाभ को ध्यान में रख करके तैयार किए गए कार्यक्रम विशेष दर्शक वर्ग के लिए होते हैं, अंततः ये टाइप हो जाते हैं। यानी कि टीवी के अंदर आप देखेंगे ना तो एक स्पेशल कह लीजिए कैटेगरी के लोगों के लिए कंटेंट बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ये वहीं तक सीमित रह जाता है आपका, तो ये इसकी कमियां हैं। और भी बहुत सारी कमियां या खामियां कह लीजिए आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं और वो भी 40 शब्दों में। ठीक है, वर्ड लिमिट क्या है हमारी 40 वर्ड्स यानी 40 शब्दों की वर्ड लिमिट दे रखी है। और 10वें क्वेश्चन जो है हमारा वो 4 नंबर का रखा है, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन 10वें का पहला कि देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण थे। देवसेना जो थी उसकी हार और निराशा का कारण क्या था भैया, वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। देवसेना कौन थी, राजा जो मालवा के राजा थे बंधु वर्मा उसकी बहन थी। हूणों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वह जो है सो कि स्कंदगुप्त से गुप्त प्रेम करती है परंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहते हैं, इसीलिए उसे प्रेम में निराशा ही मिलती है। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती है। उसने अपने आप को कमजोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया परंतु वह हार गई। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है। यही उसकी क्या है, निराशा का कारण बन गया भैया। यानी कि जिससे वो प्यार करती है वो तो किसी और से प्यार कर रहा है, ठीक है, और जीवन में भी उसको बहुत सारी पीड़ा और कठिनाइयां मिली, तो ये सारी चीजें मिलाकर के क्या होता है, देवसेना हार जाती है और यही उसकी निराशा का कारण बनता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी पेपर में आ जाता है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 हाथ कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब जब भी आपसे बोले कि प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, प्रतिपाद्य मतलब उस कहानी के बारे में जो चीजें पता है आपको वो बताना है और कितने शब्दों में बताना है, जितने नंबर का वो क्वेश्चन है उतने शब्दों में बताइएगा। ये नहीं कि पूरा कहानी लिखने लग जाइएगा, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो 4 हाथ जो कहानी है उसका प्रतिपाद्य क्या है, इसके अंदर बताया गया है पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है कि कैसे पूंजी जो वादी लोग होते हैं वो भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और अंततः उसकी अस्मिता को ही समाप्त कर देते हैं। जैसे मजदूर विरोध करने की स्थिति में ही ना रहे और वो जो है उनके कल पुर्जे बन करके रह जाए और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने को विवश हो जाए। मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। तो 4 हाथ लघु कथा जो है ये हमारी 4 हाथ कहानी, इसके प्रतिपाद्य में यही चीजें आप लिखेंगे कि जो मजदूर वर्ग है ना भाई, मजदूर वर्ग उनका एकदम ना शोषण करते हुए जैसे कि पूंजीवादी लोगों को दिखाया गया कि कैसे ये जो होते हैं ना अमीर लोग जिनको ऐसा अंधा पैसा होता है भाई, वो सोचते हैं कि कैसे मजदूरों से ज्यादा काम करवाऊं। एक मजदूर जो है 8 घंटा उसके फैक्ट्री में वहां काम कर रहा है तो उससे 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा जो है यहाँ पर काम करवाऊं, कम से कम पैसा दूं उसको। मान लीजिए 10,000 रुपया सैलरी मिलता है ना, तो उसको सैलरी कितना दूं, 5,000 रुपया सैलरी दूं और उससे काम कितने घंटे का लूं, 14 घंटे का लूं। तो यहाँ पर जो पूंजीपति लोग हैं, पूंजीवादी लोग हैं, ये मजदूरों के मतलब पंगु बनाने के लिए ना भांति भांति के उपाय करते हैं। तो इन्हीं चीजों के बारे में कहां बता रखा है, 4 हाथ कहानी के अंदर बता रखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती है। गीतावली से संकलित पदों के आधार पर इसको आपको सिद्ध करना है। देखिए वियोगावस्था, जब आप किसी से दूर रहेंगे ना तो जो चीजें आपको पहले सुख दिया करती थी ना वो भी दुख देने लग जाएगा। तो ये आपको किसके आधार पर बताना है, गीतावली में संकलित पद जो है उनके आधार पर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर राम जी के बारे में बात होगी, थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती हैं। इसका कारण यह है कि हम उन चीजों को देखकर उनसे जुड़ी जैसे कि सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं, उनसे जुड़े व्यक्ति होते हैं उनका स्मरण हो जाता है। यानी सुखदायी जो चीजें होती है, जब आपका टाइम जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा ना,
तो उस टाइम पे जो चीजें आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, जब आप किसी से दूर होंगे ना, वही चीजें आपको बहुत ज्यादा दुखी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, आप दिल्ली में रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब कहाँ लगी, केरल में लगी, ठीक है। आप केरल जाएंगे, आपकी मम्मी ने कोई ऐसा गिफ्ट आपको दिया होगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होगा, जब आप अपनी मम्मी के साथ होंगे दिल्ली में, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप केरल में जाएंगे, वहां अपनी गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, आपकी मम्मी तो खुश होंगी, लेकिन जब आप वहां पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वही चीज जो आपको मम्मी ने गिफ्ट दिया था ना, उसको देख करके अपनी मम्मी को आप याद करेंगे कि यार मम्मी होती ना तो मेरे को डांट करके मार करके खाना खिलाती, आज मेरे को खुद से सारी चीजें हैंडल करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये बातें यहाँ पर कही गई है। और देखिए कुछ और बातें बताई गई है कि यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को अपने भाव विहल जो है सो कि उसको हो जाती है, वह राम के शीघ्र लौटने की कामना करने लगती है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि जो माता कौशल्या है ना, राम के प्रति भी कुछ ऐसा ही महसूस करती है और वो सोचती है कि काश जो मेरा बेटा राम है वो जल्दी से जल्दी लौट आए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती है। गीतावली में कुछ इस प्रकार से बताया गया है, गीतावली के पदों के आधार पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सप्रसंग व्याख्या करना होगा और ये रहेगा आपका 6 नंबर का बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इस तरह से लाइनें दे देगा कि पुलकित शरीर सभी डैश 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 प्रेम पिसाओ नैन, इस तरह से दे देगा। अब इसके बारे में आपको बताना है कहां से लिया गया है, इसके राइटर यानी लेखक कौन है, कवि कौन है, इसके बारे में क्या बताया गया, सारा आपको बताना है। तो देखिए संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो कवि है वो तुलसीदास जी है, कविता भरत राम का प्रेम है। प्रसंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कवि ने राम के वन गमन के बाद भरत की मानसिक दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय की वेदना को मुखरित करते हैं और राम को वापसी अयोध्या लौटा ले जाने की लिए चित्रकूट आते हैं। यानी कि यहाँ पर कवि ने राम के वन गमन के पश्चात जो भरत जी की जो दशा थी उनके बारे में बताया कि कैसे वो बहुत ज्यादा दुखी हैं और वो चाहते हैं कि राम जी कहां पर आ जाए, अयोध्या लौट आए। तो इस प्रकार से इसके अंदर हमारा वर्णन किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा व्याख्या कर दीजिए, ठीक है। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा जितना भी पता है ना उसके बारे में, चैप्टर के बारे में पूरा लिख दीजिए, अंधाधुंध लिखते जाइए बस, ठीक है। ये नहीं मतलब पूरा आपका बोर्ड का कॉपी भर दीजिएगा, ऐसा नहीं कर रहा भैया। यहाँ जितना नंबर का होगा, जैसे 6 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपका व्याख्या किया हुआ है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। उसके बाद आपका काव्य विशेष लिख दीजिएगा, जैसे रस वगैरह कौन सा इस्तेमाल हुआ है आपका, यहाँ पर अलंकार कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या है कि गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है। तो देखिए गांधी जी बहुत ही दयालु और सहृदय व्यक्ति थे। रोगियों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे। गांधी जी जो थे ना वो बहुत बढ़िया बंदे थे यार, लेजेंड बंदे। और कोई भी रोगी होता था उनकी सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे कि ये मेरा धर्म है, जो रोगी लोग हैं उनकी सेवा करना। बालक के पेट में जब दर्द असहनीय हो गया तो वह सिर्फ बापू को ही बुलाने की बात कर रहा था। बापू के स्नेह और सेवा से वह ठीक हो गया। गांधी जी ने रोगियों की मनस्थिति को भांपकर उनसे प्रेम का व्यवहार करते थे। जिन रोगियों के पास लोग जाने से कतराते थे, जैसे जो है कि तपेदिक का रोगी, वे स्वयं उनके पास जाते और देखभाल करते थे। इन उदाहरणों से गांधी जी की उच्च व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। यानी गांधी जी बहुत लेजेंड बंदे थे भाई। उनका पर्सनालिटी आप देखेंगे ना भाई, धोती कुर्ता पहनते थे भाई वो, लेकिन एक से एक अंग्रेजों को हिला करके रख दिया, नाकों तले चने खिलवा दिया उनको। इस तरह से आप मुहावरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके दयालु भावना का हमें चित्रण देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि शेर के मुंह में जानवरों का घुसना विसंगति को प्रतिपादित करता है, स्पष्ट करना है आपको। तो देखिए शेर के मुंह में गए जानवर कभी लौट कर नहीं आते, वह
मुंह में समाकर मर जाते हैं या उनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि रोजगार के दफ्तर में लोग नौकरी पाने के आशा में जाते हैं, वे यहाँ के चक्कर लगाते हुए थक जाते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी कभी नहीं मिलती है। उन्हें बार बार जैसे कि छला जाता है, उनका मतलब एक होता है ना, छल किया जाता है, कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, बस उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। शेर के मुंह के समान रोजगार का दफ्तर लोगों को निगलता नहीं है, बस उनका आशा समाप्त कर देता है। यानी शेर में जैसे जानवर लोग जाकर के खत्म हो जाते थे, उनका अस्तित्व मिट जाता था, वैसे यहाँ पर उनका अस्तित्व तो नहीं मिटता लोगों का दफ्तर में जा जाकर, लेकिन कम पैसों में भी भैया काम करना पड़ता है। आप यहाँ पर इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए ना भाई, एक बंदा जो 10 करोड़, जो मान लीजिए 10 करोड़ तो ज्यादा हो गया भाई, एक बंदा मान लीजिए कि 50 लाख रुपए लगा करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया है, 3 साल का कॉलेज, और उसको नौकरी कितने का मिलता है पता है? उसको नौकरी मिलता है 20,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, कई बारी तो उससे भी कम मिलता है, 15,000 रुपए का नौकरी मिलता है। आप सोचिए, इतना कम नौकरी लेकर के बंदा क्या बोलेगा कि यार जो मैंने पैसा खर्च किया वही इससे अच्छा था, उससे अच्छा तो मैं नया धंधा खोल लेता, ठीक है, कोई चाय वाला बन जाता, यहाँ पर चाय बेचने लग जाता। तो यही चीजें यहाँ पर हमारा दिखाने का प्रयास किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि जैसे कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया, इससे उनकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? तो जलालगढ़ जब पहुंचा उसके बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने यह संकल्प लिया, संकल्प मतलब एक तरह से ठान लिया कि अब वह उससे मतलब उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा, अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा। बड़ी बहुरिया उसकी माँ है, सारे गांव की माँ है, अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी बड़ी बहुरिया उसकी भी माँ है, पूरे गांव की माँ है, अब उसे गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। किसे? बड़ी बहुरिया को। इस भाव से हरगोविंद की कर्तव्य निष्ठा तथा स्वाभाविक भक्ति की भावना उद्घाटित होती है, जो उसके चरित्र को और अधिक मजबूत बनाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइनें दे दिया कि ये उसर बंजर तोड़ो डैश 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 गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इस तरह से आपका दे दिया। ये सिंपल सा इसमें तोड़ो वाला शब्द आ गया, तो जाहिर सी बात है कवि कौन, मतलब कविता कौन सी होगी? तोड़ो वाली कविता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ आ जाएगा कि कवि है हमारे रघुवीर सहाय जी, तोड़ो हमारी कविता है। और इस प्रसंग, इसके अंदर प्रसंग आप लिख देंगे कि इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बंजर धरती को तोड़कर तथा गोड़कर हरे भरे खेतों में बदल डालो। यानी कि जो बंजर धरती है उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो और हरे भरे खेतों में उसको क्या करो? बदल डालो, ठीक है, चेंज कर दो। अब पूरी यहाँ पर आप व्याख्या कर देंगे, जैसे कि कवि कहता है कि बरसों से खाली पड़ी जमीन को हरे भरे खेतों में बदल दो, उसके ऊपर छाई कठोर परत को तोड़ दो। इस तरह से करके कवि यहाँ व्याख्या करने का प्रयास कर रहा है, मतलब आपको व्याख्या करना है, कवि कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? काव्यागत विशेषताएं, जिसमें सकारात्मक भावों को बार बार सकता है, बार मन में धारण करने की, मन को सृजनशील बनाया जा सकता है, भाषा सरल सहज और प्रभावमयी है, ओज गुण है हमारा, और उसर बंजर और चरती परती में पद मैत्री है हमारा, शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, और अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको लिखना है। पहला यहाँ 14वें का आपको मतलब 2 क्वेश्चन दे देगा, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? कोई 2 महत्वपूर्ण कारक जो है आपको लिखने हैं। तो देखिए भैरव ने सूरदास की झोपड़ी जलाई थी, वो बदला लेने के लिए जलाई थी। वह कई कारणों से सूरदास से बदला लेना चाहता था। क्या लेना चाहता? रिवेंज की। बोला भाई सूरदास तेरे से तो बदला लेकर रहूंगा। क्यों लेना चाहता था? सुभागी को शरण देने के कारण। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता था। एक दिन भैरव की मार से बचकर वो सुभागी जो है सूरदास की शरण में आई। सूरदास ने उसे शरण देकर भैरव की मार से बचाया, जिससे भैरव की जग जो है की हंसाई गई, ठीक है। यानी जो भैरव है उसके ऊपर एक तरह से होता है ना कि हंसता है जो जग पूरा की भाई तेरे देख रहा है तू मारता है, इस तरह से करके, ठीक है। तो यहाँ पर उसने उसको शरण दिया, मार से बचाया, जिससे भैरव की जग हंसाई हुई। जो जग के लोग थे यानी दुनिया भर के लोग उसके ऊपर हंसने लग गए। तो एक ये कारण था कि वो उससे बदला लेना चाहता था। अगला
भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या भाव के कारण, यानी एक जो होता है ना जलन वाली भावना की यार वो आगे बढ़ रहा है मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं, ऐसी भावना जो होती है ना, इसके कारण वो जो है उससे बदला लेना चाहता था। सुभागी द्वारा बार बार पति की मार से बचने हेतु सूरदास के घर में जाकर छिप जाना व सूरदास के द्वारा बीच बचाव करके सुभागी को भैरव से बचाना ही भैरव के मन में ईर्ष्या भाव का जगा देता है, यानी उनको एक होता है ना जलन की भावना पैदा कर देता है कि क्यों तू बचा रहा है भाई इसको बार बारी, और वह सूरदास से बदला लेने का निश्चय ठान लेता है, निश्चय करके बैठ जाता है कि भैया बदला लेकर रहूंगा, कुछ भी कर ले अब तो इससे बदला लूंगा मैं। जैसे होता है ना कि ये कर ले भाई ये तो मैं करूंगा, वैसे वाला हो गया यहाँ पर बदला लेने का। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की असभ्यता है। जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये विकास की औद्योगिक सभ्यता है, डेवलपमेंट कर रही है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, ये कैसी सभ्यता है, ये उजाड़ की असभ्यता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है, हमारी नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जो जमी बर्फ है ना वो पिघल रही है, जो हमारा नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे जो ग्लेशियर है ना वो पिघलता जा रहा है भाई, मौसम चक्र का बिगड़ रहा है। मतलब मौसम चक्र आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लग जाता है, ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, ऐसे मौसम आने लग गए हैं। लद्दाख में बर्फ की जगह पर पानी गिरना, जैसे कि बाड़मेर के गांव बाढ़ में डूब गए, यही कारण है कि मालवा में अब जैसे कि डग डग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक लाइन भी इस्तेमाल कर दिया है कि मालवा के अंदर अब क्या नहीं मिलता, डग डग रोटी पग पग नीर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी विकास की औद्योगिक सभ्यता है ये वास्तव में क्या है, उजाड़ की असभ्यता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा हिंदी का सैंपल पेपर समाप्त होता है बच्चों। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटा खुद भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, ऑल द बेस्ट, सभी को अच्छे से पेपर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।